हाय फ्रेंड, यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857। इस यूट्यूब चैनल नेम को गर्दा से गर्दा मचा दो। इसे सब्सक्राइब, लाइक और साथ में अलार्म को ऑन कर दे एवं कमेंट ज़रूर करें। एसएससी 2019 में जो लिया गया है एग्ज़ाम, उसी का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। अगर एज लिमिट के बात करें तो मिनिमम जो 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम जो है 23 वर्ष रखा गया है। वैकेंसी डिटेल्स है ना, पोस्ट नेम जीडी है ना, इसके लिए किसी स्टेट से 10th पास होना चाहिए। अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में हाइट है जो मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 170 है और चेस्ट 80-85 सेंटीमीटर। रनिंग जो 5 किलोमीटर 24 मिनट में पार करना है। अगर मेल एसटी की बात करें तो इसका हाइट 165 और फीमेल के बात करें जनरल ओबीसी एससी के लिए तो 157 सेंटीमीटर और फीमेल एसटी के बात करें तो 155 सेंटीमीटर, जो कि चेस्ट फीमेल में जनरल ओबीसी एससी को नहीं लिया जाता है और एसटी को भी नहीं लिया जाता है। रनिंग के बात करें तो 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में दोनों को एसटी महिलाओं के लिए। एसएससी जीडी पिछले वर्ष 2019 में जो प्रश्न पूछा गया है उसी का हल प्रश्न हम लोग देखेंगे। इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 चूँकि अभी से तैयारी में लग जाओ। इस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर जो है 13/2/2019 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम तय किया गया है। भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या तय किया गया है? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, गगनयान। 7 नंबर में सूफी परंपरा के संदर्भ में खान का शब्द अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा के संदर्भ में खान का शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सराय या धर्मशाला कहा जाता है। 8 नंबर में कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। 9 नंबर में निकट दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए प्रभावित आँखों में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। 3 नंबर में कौन सा संसाधन भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियम के लिए उत्तरदायी है? कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को नियम के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। कौन अपवहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारण नहीं होता है? कौन अपवहन तंत्र जल निकाय के पैटर्न का निर्धारण नहीं होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपवहन तंत्र का स्रोत। 2 नंबर में नाभिकीय संलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नाभिकीय संलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है, जो कि गलत है। 3 नंबर में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 86वां संशोधन। 4 नंबर में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता किसे कहा जाता है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता किसे कहा जाता है? तो गुमास्ता राजस्व विभाग जुलाहों का निरीक्षण करने वाले, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता और परखने वाला बड़े भाई के नौकर को कहा जाता है। 5 नंबर भारतीय संविधान भारत के किस रूप में घोषित करता है? भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ। 6 नंबर में 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर नदिया मुराद को किया गया है। 7 नंबर में कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नर्मदा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कौन शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 9 नंबर में वर्ष 2018 की समाप्ति पर कौन से भारतीय खिलाड़ी MRF टायर्स ICC टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विराट कोहली। 4 नंबर में भीम बैठक नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है? भीम बैठक नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक काल शिलालेखों के लिए। निम्नलिखित में से कौन से नीला लिटमस को लाल कर देता है? कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका। उड़ीसा में ब्रिंग को क्या कहा जाता है? उड़ीसा में ब्रिंग को क्या कहा जाता है? तो झूम की कृषि या स्थानीय नाम से जाना जाता है। 4 नंबर में कौन सा त्यौहार विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है? कौन सा त्यौहार विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ओणम। 5 नंबर में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित कराया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्थिक मामलों विभाग द्वारा। किस संगठन को 2017-18 की मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को ट्रॉफी मिली है? 17-18 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ट्रॉफी मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। 7 नंबर में 8 फरवरी 2019 को नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है?
फरवरी 2019 का नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर राजीव कुमार। 8 नंबर में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? तो जंगल एक कृत्रिम नहीं है। 9 नंबर में किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्थानीय शासन। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 सही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक गलत है MgOH2। मैथ का क्वेश्चन है भाई 10,500 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 17,745 हो जाती। यदि ब्याज को समायोजन वार्षिक किया गया है तो ब्याज का दर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30%। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ₹6,000 चौथा वर्ष है, 5वां वर्ष जो है 6750 रुपया हो जा रहा है। मतलब एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 750 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे बढ़ता है तो हम दर निकालना है तो ब्याज को ही लेकर के चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 6,000 पर कितना एक वर्ष में कितना परसेंट से, तो परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब दर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम R रख लेंगे बाई 100। ठीक है, और कितना बढ़ा है तो 750 रुपया। चलिए हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 25 बार में। यानी ये R बराबर कितना आ गया 25 बटा में, यानी R बराबर क्या आ गया तो 25 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा 12 में यहाँ पर दिया है तो इसलिए क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 12.5%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए तथा सी मिलकर एक काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए प्लस सी कितना दिन में, तो 120 दिन में। तो यहाँ हम लिख देते हैं 120। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सी तथा ई मिलकर समान कार्य को, मतलब उसी काम को 80 दिन में कर सकते हैं। तो सी प्लस ई मिलकर कितने दिनों में करते हैं, तो 80 दिन में। और क्या कह रहा है आगे कि ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में कर सकते हैं। तो ए तथा ई मिलकर कितने दिनों में, तो ए प्लस ई बराबर 160। अगला आगे देखते हैं, ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को, मतलब उसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए हम इसका सलूशन करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न के अनुसार दिया गया था ए प्लस सी 120 दिन, और सी प्लस ई 80 दिन, और ए प्लस ई 160 दिन। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लिख लिए। टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, या इससे छोटा से छोटा ऐसे संख्या रखेंगे जो कि तीनों से डिवाइड हो। तो यहाँ पे हम रखेंगे 480। ठीक है, जो कि तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, ए प्लस सी 120 दिन में करते हैं 480 काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 4 काम करेंगे। बेसिक सी बात है। 80 और सी प्लस सी 80 दिन में 480 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 6 काम करेंगे। और ए प्लस ई 160 दिन में 480 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 3 काम करेंगे। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बार हो जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2, क्योंकि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार ए 2 बार सी 2 बार ई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस सी प्लस ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो ए प्लस सी प्लस ई, तो 6 4 10 3 13 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये दोनों देखिए 13 दिन में 13 मतलब एक काम करते हैं। ठीक है, तो 13 काम करते हैं, तो 2 बार ए बी सी डी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 13/2 काम ये जो है एक दिन में करेंगे।
तो जब 13/2 काम एक दिन में करेंगे तीनों मिल करके, तो 480 कितनों में करेंगे, तो 480 कर देंगे यहाँ पे, 480 बटा में 13/2, तो बटा में जो यहाँ पे 2 लिखेंगे आप, तो इसको क्या करेंगे यहाँ से यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कटने लायक नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा, तो 480 से 2 में करेंगे तो 960 आ जाएगा, और बटा में 13 तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 960 बटा में 13 दिन, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। यानी इसमें कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी छड़ तो तीछा मतलब कोना कोनी रखी जाएगी। तो इसमें ऐसा प्रश्न आपको अगर मिलता है तो आप लोगों को क्या करना है बता देता हूँ कि अंडर रूट करके, ठीक है, अंडर रूट करके सबका स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पे 16, तो यहाँ पे अंडर रूट करके सबका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 16 का स्क्वायर, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का। ठीक है, 16 का 12 का और 15 का स्क्वायर कर दिए। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, और 12 का करेंगे तो 144, और 15 का 225। ठीक है, और यहाँ पे जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 625। ठीक है, और 625 आप लोग जानते हैं कि इसका वर्गमूल होता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है, तो 25 होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 25 मीटर। ठीक है, ऐसा अगर प्रश्न है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट तीनों को स्क्वायर करके अब वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, मतलब अंडर रूट स्क्वायर कर देना है, उसके बाद लास्ट में जो भी है उसका वर्गमूल निकालना है, वही आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा LCM का अनुपात क्या होगा। तो 16 और 20 का अगर आप LCM निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 80। ठीक है, और HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा 16 और 20 का HCF तो हो जाएगा 4। ठीक है, आप लोग निकाल के देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, पहले HCF कर रहा है तो हम HCF रखेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM। तो HCF कितना आया मेरा, 4 आया। ठीक है, और LCM कितना आया है, 80। ठीक है, तो यहाँ कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, 1:20। तो यहाँ में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1:20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, 4200 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज कह रहा है, तो कितना राशि है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 4200 रुपया, यानी मूलधन हो गया 4200। समय मूल सूत्र होता है साधारण ब्याज का, क्या होता है, SI का सूत्र, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100। तो हमें आप मूलधन लिख लिए, समय दिया है 3 वर्ष, दर हमको निकालना है, तो दर हम मान लेते हैं 8% और बटा में हो जाएगा 100। कितना साधारण ब्याज दिया है यहाँ पे, तो देखिए 3 वर्ष में कितना बढ़ा हुआ है, पहले था 4200 मतलब 4200, अब हो गया 5082। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, वही तो ब्याज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 882। ठीक है, क्योंकि 4200 800 5000 हो जाएगा और 82, तो 882 हो गया। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा आपको 294 बार में। ठीक है, और यहाँ 42 से 7 बार में 294 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, R इधर आ गया, R बचा इधर क्या, R, और उधर क्या बचा है 7, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 7%। ठीक है, ऑप्शन 4। 6 नंबर प्रश्न में इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहीं पे सोल्यूशन कर देते हैं। तो पहले आप लोग को पता हो रहा है छोटा कोष्ठ हल करना चाहिए, तो छोटा कोष्ठ करेंगे तो देखिए 2/1, इसमें भी छोटा कोष्ठ में भी बोडमास रूल लागू होता है। ठीक है, मतलब पहले डिवाइड का काम होगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब पहले का मतलब गुणा का, फिर उसके बाद डिवाइड का। तो यहाँ पे डिवाइड और माइनस है तो पहले डिवाइड का होगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा 2, और यहाँ -2, तो 2 क्या होगा, +2 और -2 क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, और अब आगे बढ़िए, तो 6 - 4, देखिए अब यहाँ से चलिए, तो 6 - 4 - 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और 10 में से 2 गया, अब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न बिल्कुल हल्का है। यहाँ पे एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। तो 84 किलोमीटर घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 48, देखिए ऐसे कर लेंगे, 48 किलोमीटर घंटा से चल रहा है तो कितना समय लग रहा है, तो 14 घंटा लग रहा है, बराबर 84 किलोमीटर घंटा से चलेगा तो कितना समय लगेगा, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 14 से 6 बार में ये कट जाएगा, और 6 से 8 बार में ये कट जाएगा, 6 × 8 = 48। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 8 घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, x अनुपात y बराबर दिया 7:5 और YZ बराबर दिया 7:11, XYZ पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम XYZ जो पूछ रहा है तो XYZ मतलब 3 को यहाँ पर 3 यूनिट दिया है तो 3 यूनिट हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है XY 7:5 तो x की जगह पे 7, y की जगह पे 5। ठीक है, आगे क्या कर रहा है YZ 7:11, y की जगह पर 7 और z की जगह पर 11। ठीक है, तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताया था कि जो भी संख्या खाली है, जैसे यहाँ पे जगह खाली है, ठीक है, और यहाँ पे जगह खाली है, तो उसके नज़दीक वाली संख्या ही वहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, और उसी लाइन में, तो इसी लाइन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, अब सब ये रेशियो में है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अलग अलग है। ठीक है, सब रेशियो में अलग अलग, मतलब एक में नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 7 35, 11 5 55। अब पूछ क्या रहा था, तो XYZ ही पूछ रहा था, तो जाकर के यहाँ मिला लीजिए कौन सा है, तो 49 35 55 किस में है, तो इसमें है। ठीक है, ऑप्शन 3 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे दिया गया फिगर, जो ये फिगर है इसमें 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J5 J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे लगते हैं। ठीक है, प्रतिशत कुल मतलब यानी 100% यहाँ पे दे दिया। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1200 घंटे। ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 घंटा हो जाएगा 1% बराबर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है कि J2 तथा J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा, दोनों मिला करके पूछ रहा है। ठीक है, J2 तथा J5, तो J2 का यहाँ देखेंगे तो है 18%। ठीक है, 18% और J5 का कितना है, तो देखेंगे यहाँ पे तो 12% है, यानी J5 का कितना है, तो 12%। तो दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, तो 18 12 30% बराबर हम निकाल देंगे। ठीक है, तो 30% 1% बराबर 12 घंटा, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 3 36 यानी 360 घंटे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 360 घंटे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100% बराबर दिया गया 1200 घंटे, और यहाँ पे जो फिगर दिया गया, क्योंकि ये फिगर बार बार आएगा। ठीक है, एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे फिगर से। ठीक है, तो यही फिगर एक बार दोबारा और आएगा, तो इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि 100% बराबर जो दिया है, मतलब कुल मतलब 100% बराबर प्रतिशत में दिया है, तो 100% बराबर 1200 घंटा, तो 1% हम यहाँ से निकाल लेंगे। और देखिए, तो पूछ रहा है J2 तथा J5, तो मतलब दोनों को पूछ रहा है मिला करके, तो दोनों का 18 12 30% मतलब लगा है समय, तो 30% बराबर निकाल लेंगे तो 360 घंटा आ जाएगा। 1% बराबर 12 घंटा, तो 30% बराबर 360 घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न, 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 12 व्यक्ति एक काम के आधे का मतलब 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो देखिए 1/2 काम मतलब आधा काम हो गया, तो इसमें कितना ज़्यादा व्यक्ति कर रहे हैं, तो 12 व्यक्ति। तो जब 12 व्यक्ति यहाँ पे कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 9 दिन में बराबर कर देंगे हम। अब एक काम को मतलब पूरा काम को पूछ रहा है। ठीक है, 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति नीचे लेंगे और कितना दिन में करेंगे, तो नहीं दिया है, इसे निकालना है, तो x रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे तो 6 से कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हुआ, 9 दूना 18 दूना 36। ठीक है, तो इस तिरछा मतलब तिरछा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इधर हो जाएगा, अगर x इधर हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा तो 9 दूना 18 दूना के 36, यानी कितना आ गया, x बराबर 36 आ गया। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात यानी बाद में भी 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, देखिए फॉर्मूला होता है ऐसे भी देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है CP इंटू 100। देखिए तो ये अंकित मूल्य का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, CP इंटू 100 प्लस या माइनस लाभ प्रतिशत हानि। अगर लाभ हुआ होगा तो 100 प्लस लाभ परसेंट कर देंगे, या हानि हुआ होगा तो 100 माइनस हानि परसेंट कर देंगे, और बटे में 100 माइनस छूट परसेंट। तो चलिए हम इसे बैठाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, CP नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ CP 100 है। ठीक है, 100 रुपया है इंटू 100, यहाँ पे क्या हुआ है 40% लाभ हुआ है, तो 100 प्लस लाभ यानी 140% हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे छूट क्या कितना दिया है, तो 25% दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो 25 या 75 और 25 से 4 बार में ये कट जाएगा, यानी ऊपर कितना हो गया 960 बटा में
सॉरी, यहाँ पे 14 चौके 56 हो गया, यानी 560 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, 560 बटा में 3। तो यहाँ पे जब दशमलव में आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 186.67। तो ये क्या हो गया, तो अंकित मूल्य हो गया 186.67 रुपया। ठीक है, दशमलव में क्यों किया मैंने कि यहाँ का ऑप्शन दशमलव में दिया है। ठीक है, तो पहले देखिए आप क्या निकालेंगे, तो अंकित मूल्य 186.67 रुपया हो गया। और कितना में खरीदा था, तो 100 रुपया में खरीदा था। दोनों में कितना अंतर है, तो 86.67 का। ठीक है, मतलब 86.67 में से 100 घटाएंगे अगर तो कितना आएगा, 86.67। तो अंतर ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कोष्ठ यहाँ है। ठीक है, तो इस कोष्ठ को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ भागा है, भागा का चिन्ह है, तो यहाँ गुणा में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और +4 और -4 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हुआ 0। अब आगे देखते हैं, तो +0 ये है, तो यहाँ से काम खत्म। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 × 5 = 40, 40 में से 1 जाएगा 39, 39 बटा में 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पूरा इस जो ये एरिया है इसका क्या आ गया, 39 बटा में 5। तो इस पूरे एरिया का क्या आया, 39 बटा में 5। तो 39 बटा में 5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है, का, तो का हम गुणा कर देंगे 14 बटा 3। ठीक है, फिर आगे क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड का हम चिन्ह यहाँ पे डिवाइड क्या है, डिवाइड रखें। ठीक है, 22 चौका 88 और 3 91, 91 बटा में 4। तो आप लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो 3 से 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए डिवाइड का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला दोनों ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर। तो ऊपर नीचे क्या है, तो 5 है, नीचे 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऊपर में 14 × 13 है, तो 14 × 13 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए 13 से 7 बार में ये कट जाएगा, 13 × 7 = 91, और 7 से 2 बार में ये 14 कट जाएगा, 7 दूना के 14। ठीक है, ऊपर क्या बचा है, तो 5 बचा है, और नीचे क्या बचा है, तो 4 और 2, तो 4 दूना के 8। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5 बटा में 8। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु क्या होगी, तो नया लड़का की आयु क्या हो जाएगा, तो देखिए नया लड़का जब आ रहा है तो क्या हो रहा है, 18 लड़कों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की बढ़ जा रही है, यानी 18 × 1.5 कर देंगे। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा, 27 वर्ष। और किस लड़के से बदला गया है, तो 12 वर्ष से, तो 12 वर्ष को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 39 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर यहाँ अनुपात पूछ दिया, पी क्यू दिया। अगला प्रश्न P अनुपात Q बराबर 5 अनुपात Q। सॉरी, यहाँ पे देखिए P अनुपात Q बराबर दिया 5 अनुपात Q, सॉरी यहाँ पे दिया 5 अनुपात 6। ठीक है, और R अनुपात Q बराबर दिया 25 अनुपात 9। तो P R का मान पूछ रहा है। ठीक है, कितना यूनिट है, तो कितना क्या क्या दिया, तो P Q और R दिया है। ठीक है, P के जगह पर कितना है, तो लिख लेंगे हम 5 और 6, और दूसरा लाइन में क्या है, तो देखिए R के जगह पर दिया है, तो R को क्या दिया है, 25 दिया है, और Q को क्या दिया है, तो Q को 9 दिया है। ठीक है, तो जैसे दिया है वैसे ही लिख लेना है, ये नहीं कि आर क्यू दिया है यहाँ पे तो हम क्यू आर के लिख लेंगे। ठीक है, तो आर की जगह पे देखिए आर का ये हो जाएगा और क्यू का ये हो जाएगा, तो जैसा है दिया है मैंने लिख लिया। अब क्या करना है कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, देखिए जो खाली स्थान मिल रहा है उसके नज़दीक उसी के लाइन में जो संख्या है वही लिख देनी है। तो इसके नज़दीक में कौन सी है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, और यहाँ पे इसके नज़दीक में कौन सी है, तो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी क्यू आर का। ठीक है, पी क्यू आर का, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 54 150 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है क्या, तो पी आर का पूछ रहा है, तो पी का कितना आया यहाँ पे, मेरे पास 45 आया, और आर का तो आर गया 150। तो यहाँ पे हम कटाएंगे तो क्या कटेगा, 9 × 5 = 45 और 30 × 5 = 150। ठीक है, 3 के 9 अब 10 दिया 30, अब तो नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 3 अनुपात 10। पी अनुपात आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 अनुपात 10। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखिए 10 अनुपात 3 भी दिया है, बट इसमें पूछा क्या है, पहले पी का रखना है उसके बाद आर का, तो पी का हमारा 3 आया है, तो इसलिए क्या रखेंगे 3 अनुपात 10 होगा। ठीक है, 10 अनुपात 3 नहीं होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगी? सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो कि पहले मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे सीपी मान लेंगे 100 रुपया, ठीक है। तो 100 इंटू 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है? तो 20%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 बटा में छूट निकालना है, तो ठीक है। तो 100 माइनस छूट नहीं दिया है इसलिए 100 माइनस x लिख देंगे, ठीक है। x मतलब छूट मान लिए, छूट बराबर x, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या है? तो 60% अधिक है, यानी 100 रुपया का था क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या इतना हो जाएगा? 160%, मतलब 160 बटा में 100। सॉरी, यहाँ पे 100 नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेट यहाँ पता चल जा रहा है, ठीक है। 100 रुपया है, 60% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा? 160 रुपया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? तो 100 का 120 बाई 100 माइनस x बराबर 160, ठीक है। तो अब कटिंग करेंगे तो 1 0 से 1 0, 4 से 4 बार में 16 कट जाएगा, और 3 से 4 बार में ये, मतलब 4 3 12 और 4 चौके 16, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा? तो देखिए ये तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होगा तो ये चल जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? तो 100 माइनस x बराबर कितना आएगा यहाँ पे? तो 75 हो जाएगा, ठीक है। अगर 75 को इधर भेजते हैं तो 100 माइनस 75 हो जाएगा, तो बचेगा 25, और x माइनस में इधर है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? छूट बराबर x बराबर 25%, यानी यही तो छूट है। x बराबर माने थे कि छूट बराबर x माने थे, तो x बराबर 25% आ गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, 25%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आए तो आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, छूट वाली दे तो पहले क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ, या 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ हो तो प्लस करना है, हानि हो तो माइनस करना है। अब बाटा में छूट तो होगा ही, तो 100 माइनस छूट प्रतिशत लिख देना है। अब बराबर ओके जो आएगा वो अंकित मूल्य आएगा, ठीक है। तो इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ था कि क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो हम क्रय मूल्य माने थे 100, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 160। तो 100 का 120, मतलब 100 प्लस लाभ यहाँ पर हम किए हैं, तो 120 बटा में 100 माइनस x मैंने छूट कर दिया बराबर 160। सोल्यूशन किए तो x बराबर आ गया 25%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए दिया है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो यहाँ पे होता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3। देखिए आयतन बराबर यहाँ पे लिख लेंगे आप 1/3 पाई, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर आयतन होता है। तो हम इसका मान पुट करते हैं, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे r का मान, तो r का मान निकालना है तो r स्क्वायर को छोड़ देंगे हम। h का दिया है यहाँ पे 24, ठीक है, लंबाई दिया है 24 बराबर आयतन भी दिया है 1232, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कटाएंगे तो देखिए ये हो गया, जैसा दिया था उसे हम फॉर्मेट में लिख लिए। यहाँ पे क्या होगा? तो 6 से 4 बार में 4 से 6 बार में 24 कटेगा, और यहाँ पे देखिए, और 4 से ये 308 बार में कट जाएगा, ठीक है। और फिर यार 3 देखिए 3 से 2 बार में कटेगा, सॉरी 2 से 3 बार में 6 कट जाएगा, और 2 से ये कितने बार में कटेगा? तो 154 बार में, ठीक है, 154, और 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 22 के पहाड़ा में 7 बार में 154 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 बार में तो r स्क्वायर बराबर क्या आ गया? तो 7 × 7। तो अगर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे हम तो क्या होगा? तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है आपको कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों का y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है? तो सबसे कम कहाँ होगा? तो जो सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे कम होगा। तो जैसे देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए y7 जैसे दिया है 0.96, ये सबसे ज्यादा 96 है, ठीक है। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 96 क्या हो गया? तो व्यय हो गया। और राजस्व कितना है इनका? तो 100 है। तो इसमें कितना बचा है? 4 रुपया बचा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे अगर सबसे कम वाले में तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखिए सबसे कम इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे आप तो मिलेगा आपको y5 में, ठीक है।
तो y5 में है 0.70 होगा, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यय 70 रुपया हो जाएगा और राजस्व क्या हो जाएगा 100 रुपया। तो इसमें कितना का बचत हो जाएगा, तो 30 रुपया का हो जाएगा। बट इसमें कितना का हो रहा है, तो 4 रुपया का हो रहा है। तो इसलिए अब दशमलव के बाद में अगर पूछ रहा है तो दशमलव में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी में कम सबसे लाभ होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए y7, ठीक है। अगर पूछ देता कि लाभ किसमें सबसे ज्यादा होगा तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन ए, ये हो जाता। ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, y5 हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न, यदि a 20 से 20% कम है, a जो है 20 से कितना है, तो 20% कम है, तो 20 को हम b को मान लेते हैं 100, तो a कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो 2b माइनस a बाई a का मान क्या होगा, तो 2b 2 और b की जगह पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस a 80 हो जाएगा, डिवाइड बाई a, तो a कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 माइनस 80 तो बचेगा 120, तो 120 हम यहाँ पे लिख लेंगे, बटा में 80 लिख लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 3 चौके 12, यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न, तो 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसमें त्रिभुज हो या कुछ भी हो, यहाँ ध्यान नहीं देना, ज्यादातर यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर अनुपात में दे दिया है और पूरा बराबर यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना अनुपात दिया है, तो 4 3 7 2 9, यानी 9x मान लेंगे हम x, ठीक है। तो 9x बराबर कितना दिया है, तो 63 दिया है, तो 9 7 63, यानी 1x खाली x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब पूछ रहा है, तो देखिए मैं इसको मतलब क्या किया हूँ, सब में x से गुणा कर दिया हूँ, ठीक है, सब में x से। तो सबसे ये हो जाएगा 4x 3x 2x, और तीनों के ऐड कर लिया तो यहाँ त्रिभुज का परिमाप हो गया, तो त्रिभुज का परिमाप दिया है 63, तो 9x बराबर 63 लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर कौन दिख रही है, सबसे मतलब सबसे बड़ा भाग किसका दिख रहा है, तो 4 का, तो 4x, तो x बराबर 7, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न थोड़ा सी हट के है, ठीक है। लेवल कोई हार्ड नहीं है बट हट के है थोड़ा सी, ठीक है। यहाँ प्रश्न है, रमेश 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए, टोटल कितना है, देखिए तो 75 वस्तुएं कितना में खरीदा है 10,800 में, तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, एक वस्तु का आ जाएगा आपको 144, ठीक है। 144 रुपया में एक वस्तु खरीदा है। अब आगे क्या कह रहा है कि तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हम मान लेते हैं कि एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदा है, तो 75 को कितना में खरीदा होगा, ठीक है, तो 75 रुपया में, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो 5 रुपया कितना है, तो 5 रुपया और हानि हो गया, तो मतलब इसका देखिए क्रय मूल्य कितना था, तो 75 रुपया, और हानि कितना हो गया 5 रुपया और हो गया। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो रहा है। एक वस्तु का हम निकाल लेंगे, देखिए 75 वस्तुएं 10,800 में, तो एक वस्तु का 144 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और हम मान लेते हैं, देखिए एक वस्तु को 1 रुपया में बेचा होगा, तो 75 को कितना में बेचा होगा 75 रुपया में। और बोल रहा है आगे कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य पहला तो 75 रुपया में बेचा, ठीक है, अगर 1 रुपया के हिसाब से माने तो। और हानि इसमें बोल रहा है कितना हो गया, तो 5 रुपया, मतलब 5 वस्तुओं के, तो 5 बराबर 5 रुपया हानि हो गया इसमें, तो टोटल क्रय मूल्य क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि यानी 80 रुपया में खरीदा होगा वो, ठीक। अब आगे देखिए, तो हानि प्रतिशत, तब कितना रुपया हानि हुआ है, 5 रुपया हानि हुआ है, कितने रुपया पे, तो 80 रुपया पे। अब यहाँ पे परसेंटेज निकाल देंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 1 0 से 1 0, 4 दूना के 8, अब 5 दूना के 10, तो 50 बटा में 4%, ठीक है। ये क्या हो गया, हानि हो गया। अगर इसको आप दशमलव में कर लेंगे तो भी अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो भी ठीक होगा, ठीक है। तो इसमें दशमलव में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25%, जो हो गया हानि हो गया। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, खरीदा था 144 में, ठीक है, ये तो क्लियर है, खरीदा था 144 में, बेचा कितना है, तो 6.25 के हानि पे। एक ही वस्तु का पूछ रहा है इसलिए एक वस्तु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वस्तु खरीदा है 144 रुपया में, और
और बेच रहा है कितना में, तो 6.25% की हानि पर, मतलब कि 144 का, देखिए मतलब 144 का 93.75%, यानी बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव हटेगा तो 100 हो जाएगा यहाँ से। अब बोलेंगे आप लोग 93.75 कहाँ से लिख दिया, तो देखिए हानि तो हो रहा है यहाँ पे 6.25 का, तो कितना मतलब बेच रहा है, तो 100% अपने आप में होगा, तो 100 में से ये घटाएंगे तो आपका आएगा 93.75%, ठीक है। तो मतलब उसको कितना मिल रहा है, अपने दाम का जो है 6% तो हानि हो जा रहा है, तो मिल रहा है कितना, तो 144 का 93.75% मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कटाएंगे तो ये कटेगा 36 बार में, 36 से 4 बार में, ठीक है। और ये कट जाएगा 25 से 4 बार में, फिर ये कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा 4 से, और ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। अगर यही देखिए, अगर आप इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा 15 बार में, ठीक है। 93.75 आ जाएगा, 625 से अगर करेंगे 93.75 में भागा देंगे 625 से, तो 15 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 × 9 यानी 105 रुपया, सॉरी 15 से 9 में गुणा करेंगे तो 135 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 135 रुपया। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये देखिए 75 वस्तुएं कितना में खरीदा है, तो 10,800 में, तो एक कितना में खरीदेगा, 144 रुपया में, ठीक है। यह तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। एक वस्तु कितना में खरीद रहा है, तो 144 रुपया में। अब आगे देखिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है, तो 75 रुपया का, देखिए पहले अगर बेचता तो कितना में बेचा था, तो 75 रुपया में बेचा, ठीक है। मान लीजिए एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहा है, तो 75 को 75 रुपया में, फिर भी उसको क्या हो रहा है, हानि भी हो रहा है उसमें, कितना का, तो 5 रुपया का। तो टोटल मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य और हानि जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम परसेंटेज में कर लेंगे, तो हानि कब परसेंट हो रहा है उसको, तो देखिए 5 रुपया हानि हो रहा है कितने पे, 80 रुपया पे, ठीक है। 5 रुपया हो रहा है हानि 80 रुपया पे, तो परसेंटेज में हम गुणा कर लेंगे तो 100 आ जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 4 दूना के 8, यहाँ पे आ जाएगा 25 10 बटा में 4% जो हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। 25 बटा में 4% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको दशमलव कर लिए थे, तो 6.25 में ये आगे 6.25% ये हो गया हानि, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हम एक वस्तु का यहाँ निकाल लिए थे पहले, ठीक है। तो एक वस्तु 144 रुपया का खरीदा था, या आप चाहें तो 25 बटा 4 भी रहने दीजिए, ठीक है। देखिए उस पर भी बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 144 रुपया का खरीदा था और हानि कितना का हुआ है, तो 25 बटा 4%, तो 144 का 25 बटा 4% हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा ये 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक छूट रहा है, ठीक है, परसेंटेज बोला, तो 25 बटा 4% है, ठीक है। तो एक और बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 हो गया, तो 25 से ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, ठीक है। 25 चौके 100, और 4 से ये कट जाएगा 9 बार में, मतलब कि 9 रुपया हानि हो रहा है, ठीक है। 144 रुपया का खरीदा था और 9 रुपया हानि पे बेच रहा है, तो 9 रुपया हानि हो गया, तो कितना उसका मतलब कितना बेच रहा है, 9 रुपया हानि सह का बेच रहा है, तो 144 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 135 रुपया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, y का मान क्या होगा। तो 8 संख्याओं का कितना था, 44 था, हम प्लस क्या कर देंगे, तो y प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है, मतलब 8 में जोड़ा जा रहा है, तो क्या जोड़ा जा रहा है, 8y, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है, तो नया औसत क्या हो जा रहा है, 47 हो जा रहा है, मतलब 8 ही तो था, और क्या हो जाएगा 8 × 47, ठीक है। अब इधर हम छोड़ देंगे 8y मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए, ठीक है। 8y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में 8 कॉमन है, तो हम 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, तो 47 माइनस 44, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बचेगा, तो 3 बच जाएगा। तो 8 से अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8y बराबर हो जाएगा 24, तो 8 से 3 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। तो y का मान ही पूछ रहा था, y बराबर क्या आ गया यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3, ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रति व्यक्ति बचत माध्य क्या है, माध्य पूछ रहा है, ठीक है, यानी औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 रुपया कितने व्यक्ति ने बचाया हुआ है, तो 1 व्यक्ति ने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 रुपया सिर्फ, ठीक है। 15 रुपया कितने ने, तो 3 ने, तो 15 × 45 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, तो ऐसे ही जब आगे करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, और 25 दूना के 50, 30 से कम 30, और 35 से कम 35, 40 रुपया 2 व्यक्ति ने बचाया है तो 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
अब औसत पूछ रहा है यानी माध्य, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है कि संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो 3 1 4 4 8 8 2 10 10 2 12 2 14 लोग हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 से डिवाइड दे देंगे। जब आप टोटल ऐड करेंगे तो आपके सामने आएगा 325, ठीक है। और बटा में 14 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, अब वही करेंगे दशमलव में, तो आ जाएगा आपको 23.12 नहीं सॉरी 21, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आप लोग करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आप लोगों के लिए हो सकता है, बट देखिए मैं ही बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न हल्का है क्योंकि पहले भी मैं बना दिया हूँ। यहाँ पूछ रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसकी आधार की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, तो शंकु का आयतन दिया है। तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आयतन कितना दिया है, 2464 दिया है, 2464, ठीक है। बराबर 1/3 पाई का मान आप लोग को याद होगा 22/7। आर स्क्वायर पूछ रहा है तो आर का मान पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर नहीं दिया तो आर का आर रख देंगे। और एच कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कटाएंगे अब, तो इसको आप सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और 22 से ये करेंगे, या रुकिए पहले 4 से यहाँ कट लेते हैं, ठीक है। 4 से ये कटेंगे तो 4 6 24 और 4 16 चौके 64। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो 22 से ये 8 बार में कट जाएगा, 28 बार में कट जाएगा, ठीक है। 22 से 28 बार में 216 कट जाएगा, ठीक है। तो 28 से जब 7 में गुणा करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर देखिए 28 से 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ 196 होगा, आर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 196 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, तो √196 हो जाएगा, ठीक है। 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 14। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर बराबर 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया गया चार्ट दिया गया है, ठीक है। J1 से लेकर 7 विभिन्न प्रक्रिया हैं और इसमें जो दिया गया है कार बनाने में लगने वाला टोटल समय जो पहले भी आया था ये। तो यहाँ पे कुल समय दिया गया है कितना, तो 1200 घंटा यानी 100%, ठीक है। 100% बराबर 1200 घंटा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 घंटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या दे रहा है। J1 तथा J4 की प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि J1 और J4 कितना कितना दिया है। तो J1 आप देखेंगे यहाँ पे 14% दिया है, ठीक है। J1 14% और J4 यहाँ पे दिया है 8%। कितना दिया है, तो 8%, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितना है, यहीं से निकाल लीजिए या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आसान पड़ती है, ये 14% और ये 8%, दोनों का अंतर कितना है, तो 6% का। तो 1% बराबर 12%, तो 6% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर 12 घंटा मतलब 4 आवर। तो 6% बराबर कितना, तो 6% से 12 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 घंटा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 घंटा, ऑप्शन 2। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से मतलब गति से तय करता है। तो ए तथा बी के मध्य दूरी क्या होगी। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी के मध्य दूरी कितनी है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 5d, ठीक है, 5d। और 5d पे यहाँ क्या कर रहा है कि वह कुल दूरी का, तो कुल दूरी यहाँ टोटल दूरी हम मान लिए हैं, टोटल दूरी यही है, ठीक है। टोटल दूरी 5d, ठीक है। कुल दूरी का 1/5वां भाग, तो 1/5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d, सिर्फ d बचेगा, ठीक है। मतलब 5d से 1/5 गुणा करें तो 5d से यहाँ पे करेंगे जैसे 1/5 से गुणा, तो यहाँ पे 5d का 1/5वां भाग निकालना है तो 5 से 5 कट जाएगा तो d बचेगा, सिर्फ यही बचेगा ना। तो आगे देखिए क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे d हो गया, तो d जो कर जा रहा है तो कितने किलोमीटर घंटा से जा रहा है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। और शेष तो देखिए 5d था और 1d हट गया तो 4d बचा, तो 4d बचा, ठीक है। यही शेष हुआ। इसको कितना से जा रहा है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अब यहाँ पे एलसीएम हम कर लेंगे और दोनों को मिलाकर कितने घंटा में दूरी तय कर रहा है, तो 12 घंटा में। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 8 का एलसीएम आएगा 24, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे तो 12 × 16 तो 16 डिवाइड हम 24 को उधर भेज देंगे तो हम आ जाएगा 12 × 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 से 4 बार में 16 कटेगा, 3 बार में 12 कटेगा और 4 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया आपको 36, 6 से 3 बार में करेंगे तो 18, ठीक है। डी बराबर 18 किलोमीटर और टोटल दूरी कितना माने थे हम, तो 5d, तो 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगा 18 बचे 90 किलोमीटर, ठीक है।